आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महेंद्र सोचने लगा कि मैंने कहा है, झूठ बात है, मैं विनोदनी को नहीं चाहता। बहुत ही कठोरता से कहा है। मैं उससे प्रेम करता हूं, ये ना सही, किंतु मैं उससे प्रेम नहीं करता, ये तो बड़ी कठोर बात है। ऐसी स्त्री कौन है जिसे इस बात से चोट न पहुंचे? इसके विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर कब और कहाँ मिलेगा? ये बात ठीक से नहीं कही जा सकती कि मैं उसे चाहता हूं, किंतु मैं नहीं चाहता, इस बात को जरा हल्की करके नरम करके जताना जरूरी था। विनोदनी के मन में ऐसी एक निष्ठुर किंतु गलत धारणा होने देना अन्याय है। सोचते सोचते महेंद्र अपने बक्स में से फिर उन 3 चिट्ठियों को निकालकर पढ़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, विनोदनी मुझसे प्यार करती है, इसमें संदेह नहीं, किंतु कल वो बिहारी के आगे इस तरह क्यों आ पड़ी? सिर्फ मुझे दिखाने के लिए? मैंने जबकि उससे स्पष्ट ही कह दिया था कि मैं उसे नहीं चाहता, तो वो किसी मौके से मेरे प्रेम को न ठुकराती तो क्या करती? इस तरह मुझसे अपमानित होकर शायद वो बिहारी से प्रेम कर भी सकती है। महेंद्र का क्षोभ इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अपनी चंचलता से वो खुद ही विस्मित और भयभीत हो उठा। मान लो विनोदनी ने सुन ही लिया कि महेंद्र उससे प्यार नहीं करता, तो उसमें दोष क्या हो गया? मान लो इस बात से अभिमानिनी विनोदनी महेंद्र की तरफ से अपना मन खींच लेने की कोशिश करेगी, तो इससे उसका नुकसान क्या? आंधी तूफान के समय नाव की जंजीर जैसे लंगर को जोर से खींची रहती है, महेंद्र वैसी ही व्याकुलता के साथ साथ आशा को मानो जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर पकड़े रहने की कोशिश करने लगा। रात को महेंद्र ने आशा को अपनी छाती के पास खींचते हुए कहा, चुन्नी, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, ठीक ठीक बताना। आशा सोचने लगी, ये कैसा सवाल? बिहारी को लेकर जो अत्यंत लज्जाजनक बात उठी है, उसी से क्या उस पर ऐसी संदेह की छाया पड़ रही है? उसने मारे शर्म के मरकर कहा, छी छी, आज तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पांवों पड़ती हूं, तुम मुझसे खुलासा कहो। मेरे प्यार में तुमने कब कहाँ क्या कमी पाई है? महेंद्र ने आशा को पीड़ित करके उसका माधुर्य निकाल लेने की गरज से कहा, तो फिर तुम काशी क्यों जाना चाहती हो? आशा ने कहा, मैं काशी नहीं जाना चाहती, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। महेंद्र ने कहा, इसके पहले तो जाना चाहती थी। आशा ने अत्यंत व्यथित होकर कहा, तुम्हें तो मालूम है मैं क्यों जाना चाहती थी। महेंद्र ने कहा, मुझे यहां अकेला छोड़कर अपनी मौसी के पास शायद तुम ज्यादा आराम से रहती। आशा ने कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं वहां आराम के लिए नहीं जाना चाहती थी। महेंद्र ने कहा, मैं सच कहता हूं चुन्नी, तुम और किसी से ब्याह करती तो बहुत ज्यादा सुखी हो सकती थी। इस बात को सुनते ही आशा क्षण भर में महेंद्र की छाती के पास से हटकर तकिए से मुंह ढककर पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रही, और दूसरे ही क्षण अपने रोने को वो रोके न रोक सकी। महेंद्र ने सांत्वना देने के लिए उसे छाती से लगाने की कोशिश की, किंतु आशा ने तकिया नहीं छोड़ा। पतिव्रता के इस अभिमान से महेंद्र सुख से, गर्व से, धिक्कार से क्षुब्ध हो उठा। जो बातें अब तक भीतर ही भीतर आभास के रूप में थीं, उन सब ने सहसा स्पष्ट शब्दों में परिस्फुट होकर सबके मन में एक तरह की हलचल मचा दी। विनोदनी अपने मन में सोचने लगी,
ऐसे स्पष्ट दोषारोपण के विरुद्ध बिहारी ने कोई प्रतिवाद क्यों नहीं किया? बिहारी अगर झूठा प्रतिवाद भी करता तो भी विनोदनी शायद कुछ खुशी ही होती। अच्छा हुआ, महेंद्र ने बिहारी को जो चोट पहुंचाई है वो उसे मिलनी ही चाहिए थी। बिहारी सरीखा ऐसा महान पुरुष क्यों आशा से प्रेम करेगा? अच्छा हुआ, इस चोट ने बिहारी को दूर ढकेल दिया। ये अच्छा ही हुआ। इससे विनोदनी मानो निश्चिंत हो गई। किंतु बिहारी का वो मृत्यु बाणाहत रक्तहीन सफेद फक चेहरा विनोदनी के सब कामों में मानो उसके पीछे पीछे फिरने लगा। विनोदनी के भीतर जो सेवापरायणा नारी प्रकृति थी वो उस आर्त मुख को देख देख कर रोने लगी। रुग्ण बच्चे को माँ जैसे अपने छाती के पास हिलाती बहलाती रहती है, उसी तरह उस आतुर मूर्ति को विनोदनी अपने हृदय में रखकर हिलने बहलने लगी। उसे स्वस्थ करके उस चेहरे पर फिर रक्त की झलक, प्राणों का प्रवाह, हास्य का विकास देखने के लिए विनोदनी में एक तरह की अधीर उत्सुकता पैदा हो गई। 2-3 दिन तक सब कामों में इस तरह उन्मना रहने के बाद विनोदनी से फिर रहा नहीं गया। उसने बिहारी के नाम एक सांत्वना का पत्र लिखा। उसमें लिखा, लाला जी, जब से मैंने तुम्हारा उस दिन का सूखा चेहरा देखा है तब से मैं बराबर प्राण मन से यही कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो, तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ। तुम्हारी वो सहज सरल हंसी अब मैं कब देखूंगी? तुम्हारी वे उदार बातें अब मैं कब सुनूंगी? तुम कैसे हो 2 लाइन लिखकर मुझे जता देना। तुम्हारी विनोदा भाभी। विनोदनी ने दरबान के हाथ चिट्ठी बिहारी के घर भिजवा दी। बिहारी ने कभी स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि उसके और आशा के विषय में महेंद्र कभी भी इतना रूढ़ होकर ऐसे गर्हित ढंग से ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है कि आशा से बिहारी प्रेम करता है। कारण उसने खुद भी कभी ऐसी बात को स्पष्टतः मन में स्थान नहीं दिया। पहले तो वो वज्राहत सा हो गया, उसके बाद क्रोध से घृणा से फड़फड़ाता हुआ कहने लगा, यह अन्याय है, असंगत है, बेबुनियाद है। किंतु बात जबकि एक बार उच्चारित हो चुकी है तब उसे फिर पूरी तरह मार के मिटाया नहीं जा सकता। उसमें जितना सा भी सत्य का बीज था वो देखते देखते अंकुरित हो उठने लगा। एक दिन वो लड़की देखने महेंद्र के साथ श्याम बाजार गया था और वहां सूर्यास्त के समय बगीचे से उच्छ्वसित पुष्प सुगंध प्रवाह में उसने जिस लज्जिता बालिका के सुकुमार मुखड़े को बिल्कुल अपना समझकर विगलित अनुराग के साथ देखा था, आज उसी की उसे बार बार याद आने लगी और अपनी छाती के पास वो कैसा तो एक भारी बोझ सा अनुभव करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो एक अत्यंत कठिन वेदना उसके हृदय से लेकर कंठ तक आलोड़ित हो रही हो। बहुत रात तक छत पर पड़े पड़े और मकान के सामने के रास्ते पर तेजी से टहलते टहलते उसके मन में अब तक जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो उठा, जो संयत था वो उद्दाम हो उठा। अपने आगे भी जिसका कोई प्रमाण नहीं था, महेंद्र की बात से विराट प्राण पाकर वो बिहारी के भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त हो गया। तब उसने अपने को अपराधी समझा और मन ही मन कहा, मेरे लिए अब नाराज होना तो शोभा नहीं देता। महेंद्र से क्षमा मांगने के बाद ही मुझे उससे विदा लेनी चाहिए। उस दिन मैं इस तरह चला आया मानो महेंद्र दोषी हो और मैं विचारक। अपने उस अन्याय को मैं स्वीकार कर आऊंगा। बिहारी समझता था कि आशा काशी चली गई होगी। एक दिन शाम के वक्त वो आहिस्ते आहिस्ते टहलता हुआ महेंद्र के घर के सामने उपस्थित हुआ। राजलक्ष्मी के दूर संपर्क के मामा साधुचरण सामने मिल गए तो बिहारी ने उनसे पूछा, इधर कई दिनों से मैं आ नहीं सका, यहाँ की खबर तो सब अच्छी है? साधुचरण ने सबका कुशल संवाद जता दिया। बिहारी ने पूछा, बहू काशी कब गई? साधुचरण ने कहा, अभी नहीं गई, अब शायद जाएंगी भी नहीं। सुनते ही कोई बाधा न मानकर बिहारी का मन अंतःपुर की तरफ दौड़ चला। पहले वो जैसे सहज स्वाभाविक भाव से, जैसे आनंद से, आत्मीय की तरह परिचित जीने से खटाखट सीढ़ियां चढ़ता हुआ भीतर चला जाया करता था। सबके साथ स्निग्ध कौतुक से हास्यालाप किया करता था। मन में किसी तरह का ख्याल ही नहीं उठता था। आज उन सब बातों को अपने लिए अवैध और दुर्लभ समझकर ही उसका चित्त मानो उन्मत्त हो उठा। आज और एक बार, अंतिम बार, उसी तरह भीतर जाकर घर के लड़के की तरह राजलक्ष्मी से बात करके एक बार घूंघट से आवृत आशा से भाभी कहकर
दो चार तुच्छ बातें कराना उसके लिए परम आकांक्षा का विषय हो उठा। साधुचरण ने कहा, अंधेरे में खड़े कैसे रह गए भाई, चलो भीतर चलो। मामा की बात सुनकर बिहारी तेजी से कदम रखता हुआ कुछ दूर तक भीतर गया और फिर अकस्मात रुककर बोला, जाता हूं, एक जरूरी काम है मुझे। इतना कहकर वो जल्दी से अपने घर चला गया और उसी दिन रात की गाड़ी से वो पश्चिम की तरफ घूमने चल दिया। इधर जो दरबान विनोदनी की चिट्ठी लेकर गया था वो बिहारी के घर पर न मिलने से वापस लौट रहा था। महेंद्र उस समय अपने मकान के सामने वाले छोटे से बगीचे में टहल रहा था। उसने दरबान के हाथ में चिट्ठी देखकर पूछा, किसकी चिट्ठी है? दरबान ने सब बात बता दी। महेंद्र ने उससे चिट्ठी ले ली। एक बार उसने सोचा कि चिट्ठी लेकर वो खुद विनोदनी के पास जाए और अपराधिनी विनोदनी का लज्जित चेहरा एक बार वो खुद देख आए। अपने मुंह से वो कुछ कहेगा सुनेगा नहीं। इस चिट्ठी में विनोदनी के लिए लज्जा की बात होगी ही, इसमें महेंद्र को जरा भी संदेह नहीं था। उसे याद उठाई, पहले भी और एक दिन बिहारी के नाम इसी तरह की चिट्ठी गई थी। चिट्ठी में क्या लिखा है इस बात को जाने बगैर महेंद्र को किसी भी तरह चैन नहीं पड़ा। उसने मन को समझाया कि विनोदनी उसके घर में है, इस समय वही उसका अभिभावक है और वही उसकी भलाई बुराई के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा इस तरह की संदेहजनक चिट्ठी खोलकर देखना उसका कर्तव्य है। विनोदनी को बुराई के रास्ते जाने देना किसी भी हालत में उचित नहीं। महेंद्र ने छोटी सी चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। वो सहज सरल भाषा में लिखी गई थी, इसलिए अकृत्रिम उद्वेग उसमें से स्पष्ट प्रकट हो रहा था। चिट्ठी को बार बार पढ़कर और बहुत सोच विचार कर भी महेंद्र तय नहीं कर पाया कि विनोदनी के मन की गति किस तरफ है। उसे बार बार यही आशंका होने लगी कि मैंने जो उसका नहीं चाहता कहकर अपमान किया है, उस अभिमान से ही विनोदनी दूसरी तरफ मन लगाने की चेष्टा कर रही है। गुस्से में आकर मेरी आशा उसने बिल्कुल ही छोड़ दी है। इस बात का ख्याल आते ही महेंद्र के लिए धीरज रखना एकदम असंभव हो उठा। जो विनोदनी स्वयं ही उसके आगे आत्मसमर्पण करने आई थी, वो क्षण भर की मूढ़ता से उसके अधिकार से बिल्कुल ही अलग चली जाएगी, इस संभावना ने महेंद्र को स्थिर नहीं रहने दिया। वो सोचने लगा, विनोदनी मुझे अगर मन ही मन चाहती है, मुझसे प्रेम करती है, तो ये उसके लिए मंगलकारी है। वो एक ही जगह बंधी रहेगी। मैं अपने मन को जानता हूं, मैं उसके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करूंगा। वो मुझसे बेखटके प्रेम कर सकती है। मैं आशा को प्यार करता हूं, मुझसे उसे कोई डर नहीं, किंतु वो यदि और किसी तरफ मन दे तो उसका क्या सर्वनाश हो सकता है, कौन जाने। अंत में उसने तय किया कि उसे खुद पकड़ाई न देकर विनोदनी के मन को किसी मौके से और एक बार अपनी तरफ खींचना ही पड़ेगा। महेंद्र ने अंतःपुर में प्रवेश करते ही देखा कि विनोदनी रास्ते में खड़ी खड़ी मानो किसी के लिए उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रही है। देखते ही महेंद्र के मन में चट से विद्वेष जल उठा। उसने कहा, अजी यहां व्यर्थ ही खड़ी हो, मुलाकात नहीं होने की। ये देखो तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है। कहते हुए उसने चिट्ठी उसके सामने पटक दी। विनोदनी ने कहा, खुली हुई क्यों? महेंद्र इसका जवाब दिए बिना ही चला गया। विनोदनी ने समझा कि बिहारी ने चिट्ठी खोली है और पढ़कर बिना उत्तर के ही वापस कर दी है। इससे उसके एड़ी से चोटी तक सर्वांग में आग सी लग गई। जो दरबान चिट्ठी लेकर गया था उसे बुला भेजा, किंतु वो दूसरे काम से चला गया था, मिला नहीं। प्रदीप के मुंह से जैसे जलती हुई तेल की बूंदें टपकती हैं, ठीक वैसे ही बंद कमरे में विनोदनी की आंखों में से हृदय की ज्वाला आंसू के रूप में झरने लगी। अपनी चिट्ठी को फाड़कर उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर भी उसे सांत्वना नहीं मिली। उस दो चार पंक्ति के स्याही के दाग को अतीत से वर्तमान से बिल्कुल पहुंचकर साफ कर देने का, बिल्कुल ना कर देने का अब कोई उपाय ही नहीं रहा। क्रुद्धा मधुकरी जिसे सामने पाती है उसी को काट खाती है। क्षुब्धा विनोदनी भी उसी तरह अपने चारों तरफ के सब कुछ को जला डालने के लिए तैयार हो गई। वो जो चाहती है उसी में बाधा। क्या वो किसी बात में ही कृतकार्य नहीं हो सकेगी? सुख यदि नहीं मिला तो न सही, जो उसके समस्त सुख के अंतराय बने हैं, जिन्होंने उसे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित किया है, उन्हें परास्त करके धूल में मिला देने से ही उसके व्यर्थ जीवन का कार्य पूरा हो जाएगा। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 23
मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।